समंदर का एक सकरा सा रास्ता, पानी ओमान का, झंडा यूएई का, नाविक भारत का और मिसाइल ईरान की। दुनिया के दो ताकतवर और खुद को जिम्मेदार कहने वाले देश अमेरिका और ईरान समंदर में बैटलशिप नाम का जैसे वीडियो गेम खेल रहे हो और इसमें नुकसान पूरी दुनिया का हो रहा है। इससे इतर 12 जुलाई के हमले में जिसे एक भारतीय नाविक की गुमशुदगी की बात की जा रही थी, हिरम कर्माकर, उनकी भी मौत की पुष्टि हो चुकी है। यानी इस ताज़ा हमले में पिछले 2-3 दिनों में 2 भारतीय नाविक अपनी जान गंवा चुके हैं। खाड़ी में 6-7 जुलाई को टूटा सीज फायर फिर से एक फुल स्केल वॉर में बदल चुका है। एक तरफ ईरान अपनी मिसाइलें दाग रहा है, दूसरी तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने समंदर में अपना नया टोल प्लाजा खोलने का भी ऐलान कर दिया है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा। आप इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देख रहे हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में नए सिरे से लगी आग कैसे भारत की जेब और कूटनीति दोनों को नुकसान पहुंचा रही है। सबसे पहले ताज़ा अपडेट जानते हैं। 14 जुलाई को हॉर्मुज के दक्षिणी हिस्से में यूएई के 2 टैंकरों पर ईरान ने हमला किया, एमटी मोम्बासा और एमटी अल बाहिया। इन पर कुल 46 क्रू मेंबर थे, जिसमें 30 भारतीय सैलर। इनमें एक की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 8 घायल बताए जा रहे हैं। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने विस्तार से हमले की जानकारी दी और कहा कि उसके 2 जहाज दक्षिणी शिपिंग लेन से गुजर रहे थे, जो ओमान के नियंत्रण वाले समुद्री क्षेत्र में आता है। तभी हमला हुआ, जहाज़ों के इंजन रूम में आग लग गई और भी नुकसान हुआ। यूएई ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन भी बताया। वहीं ईरान का दावा है कि जहाज़ों ने बार बार दी जा रही चेतावनियों को नज़रअंदाज किया। उसने जो रूट तय कर रखे हैं उनके मुताबिक नहीं चले, अपना नेविगेशन सिस्टम बंद कर रखा था और इसलिए हमला हुआ। इधर जैसे ही भारतीय नाविक की मौत की खबर आई, हमारा विदेश मंत्रालय एक्टिव हुआ। नई दिल्ली में ईरान के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को तलब किया गया और उनके हाथ में एक कड़ा विरोध पत्र थमाया गया। साफ किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग पर कमर्शियल जहाज़ों और नागरिकों को निशाना बनाना तुरंत बंद किया जाए। ईरानी दूतावास के जो डिप्टी चीफ हैं, उनको हम लोगों ने विदेश मंत्रालय में तलब किया। तलब करने के बाद उनसे हम लोगों ने अपना कड़ा उनको विरोध जारी किया, क्योंकि आज कल के एक हमले में 2 जहाज़ों पर हमला हुआ है और माना जा रहा है ईरान की तरफ से हमला हुआ था, उसमें एक भारतीय नागरिक की जान गई है और साथ ही साथ कई एक भारतीय नागरिक अभी भी उन पे हमला के बाद वो क्षतिग्रस्त हैं और 2 लोग ऐसे हैं जो कि काफ़ी जोखिम उनको हुआ है, उनका उपचार चल रहा है, उन पे काम लेकिन दोनों काफ़ी सीरियसली वो लोग घायल हैं। तो हम लोगों ने अपना विरोध उनको किया कि ये सब बंद होना चाहिए हमला, और इसमें हमारे खासकर जो कमर्शियल शिपिंग है, जिसका जो एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इसका संचालन होता है, उसमें कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं आना चाहिए। वैसे ईरान के हुक्मरानों से सवाल तो पूछा जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून इस तरह के हमलों की इजाजत नहीं देता। अगर उल्लंघन हो भी रहा था तो जहाज़ों को रोका जा सकता था, उस पर सवार लोगों को हिरासत में लिया जा सकता था, लेकिन सीधे मिसाइल का हमला। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि बीते वक्त में जब अमेरिका इस तरह के हमले कर रहा था जिसमें निर्दोष नाविकों की जान जा रही थी, तब ईरान के भीतर से ही ऐसे ही सवाल उठ रहे थे। आगे बढ़ने से पहले इस प्रसंग में हम रूट्स का चक्कर भी समझ लें। यूएई ने अपने बयान में दक्षिणी शिपिंग लेन का जिक्र किया और ईरान अपने रूट का जिक्र करता है। दरअसल अमेरिका और ईरान दोनों ही खुद को हॉर्मुज का गार्जियन बता रहे हैं और इस लिहाज से उन्होंने अपने अपने रूट्स तय कर दिए हैं। ईरान ने कुछ रास्तों को तेहरान ऑथराइज्ड लेन्स घोषित किया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ईरान की सख्त हिदायत है कि हर जहाज सिर्फ इन्हीं तय रास्तों से गुजरेगा, अपना नेविगेशन सिस्टम ऑन रखेगा और पहले बाकायदा परमिशन भी लेगा। उधर अमेरिका अपना अलग नक्शा निकाल लाया। उसका कहना है कि ईरान की बातों और उसके रूट्स को सीरियसली नहीं लेना है। इसकी जगह ओमान की तटीय सीमा से लगकर बहने वाले पानी का इस्तेमाल करें। यानी एक कह रहा है कि दाएं चलो, दूसरा कह रहा है बाएं, और इसी लेफ्ट राइट के चक्कर में कमर्शियल जहाज बीच समंदर में मिसाइल का शिकार बन रहे हैं। इस पूरी कहानी का यही असली विरोधाभास है, क्योंकि समुद्र तो कुदरत की देन है, रास्ता अंतर्राष्ट्रीय है, जहाज पूरी दुनिया के हैं, उन पर सवार निर्दोष नागरिक हैं, लेकिन अमेरिका और ईरान के दावे ऐसे हैं जैसे हॉर्मुज की रजिस्ट्री उन्होंने अपने नाम लिखवा रखी हो। और इन्हीं दावों प्रतिदावों की वजह से हालात और बिगड़ रहे हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर एयर स्ट्राइक की। बंदर अब्बास, बुशहर, किश द्वीप,
और महशहर में अमरीकी धमाकों की गूंज है। उधर ईरान भी कहां पीछे रहा। उसने कुवैत समेत दूसरे खाड़ी देशों में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर अपने हमले बदस्तूर जारी रखे हैं। और बात अब सिर्फ मिसाइलों के हमले तक सीमित नहीं रही। फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से खबर है कि ईरान ने मिडिल ईस्ट के मोबाइल नेटवर्क्स को भी हैक कर लिया है ताकि वो अमरीकी सैनिकों की लोकेशन ट्रैक कर सके। हालात इतने खराब हैं कि EASA यानी यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने एयरलाइंस को बहरीन, कुवैत, कतर, UAE और गल्फ ऑफ ओमान के ऊपर से उड़ने के लिए मना कर दिया है। यानी समंदर तो सुलग ही रहा है, आसमान भी अब सुरक्षित नहीं है। इधर खाड़ी देशों पर हुए हमलों के जवाब में ट्रंप का बयान आया। बोले कि अगर इन देशों को सुरक्षा चाहिए तो पैसा देना होगा। एक ही ध्येय वाक्य ट्रंप का, पैसा पैसा पैसा, हफ्ता वसूली। और हफ्ता वसूली के इस गेम में ट्रंप इधर उधर नहीं, बहुत आगे निकले हैं। बोल रहे हैं कि अमेरिका ही हॉर्मुज का असली गार्जियन है, इसलिए उसको सुरक्षित रखना हमारा फर्ज है, लेकिन अपना फर्ज निभाने के लिए हमको 20% चुंगी भी चाहिए। अव्वल तो बात यह कि किसी ने भी उनसे कहा नहीं कि हमें सुरक्षा दीजिए, और दूसरी बात, जब इतना बड़ा प्रहसन चल ही रहा है तो बाकी क्यों पीछे रहें। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बयान पर भी नजर डालिए। अराक्ची बोले, जो भी सुरक्षित रास्ता दे पैसा उसे ही मिलना चाहिए। ईरान ही हॉर्मुज का असली गार्जियन रहा है। 20% टैक्स बहुत ज्यादा है, हम ठीक ठीक रेट लगा लेंगे। कुल जमा ये सब बातें कुतर्कों की पराकाष्ठा कही जा सकती हैं। इस बीच एक सधी हुई और तार्किक प्रतिक्रिया भी आई इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय नेविगेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे स्ट्रेट्स को बंद नहीं किया जा सकता, ना ही कोई मनमानी शर्त या टोल टैक्स लगाया जा सकता है। ये गैरकानूनी है और यही वजह है कि ट्रंप का 20% टोल टैक्स सिर्फ ईरान और अमेरिका के बीच चल रही जद्दोजहद की कहानी नहीं है। इसका असर भारतीयों के किचन, पेट्रोल पंप और इंपोर्ट बिल पर भी पड़ सकता है। कैसे? इंडियन एक्सप्रेस में छपे सुकल्प शर्मा के इस एक्सप्लेनर पर नजर डालिए। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट पर भयंकर स्तर पर निर्भर है। 40% कच्चा तेल, 60% नेचुरल गैस और 90% LPG वहीं से गुजर के आती है। अब जरा गणित लगाइए, अगर कच्चे तेल की कीमत $75 प्रति बैरल है तो ट्रंप का ये 20% हफ्ता $15 और जोड़ देगा, जिससे कीमत $90 के पार चली जाएगी। भारत हर साल करीब 1.8 से 2 अरब बैरल तेल आयात करता है। तेल की कीमतों में सिर्फ $1 की बढ़ोतरी से भारत का बिल $2 अरब बढ़ जाता है। अगर हम मान लें कि इस झमेले के बाद भारत का सिर्फ 30% तेल ही हॉर्मुज से आता है, तब भी इस 20% टोल टैक्स की वजह से भारत के बिल में सालाना $9 अरब यानी करीब 86,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम इजाफा हो जाएगा। और ध्यान रखिए, ये सिर्फ कच्चे तेल की बात है। LNG अलग, LPG अलग, खाद अलग और इंडस्ट्री के लिए आने वाला सामान अलग। युद्ध के जोखिम वाला बीमा और जोड़ लीजिए, साथ में माल ढुलाई भी। यानी हॉर्मुज में एक मिसाइल गिरती है और भारत में बैठे अर्थशास्त्री कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, रिफाइनरी वाले कार्गो के शेड्यूल देखते हैं और आम आदमी पूछता है, सिलेंडर फिर से महंगा होगा क्या, तेल फिर महंगा होगा क्या। तो आगे की तस्वीर क्या है? इंडियन एक्सप्रेस में इंटरनेशनल अफेयर्स के कंट्रीब्यूटिंग एडिटर है C राजा मोहन। उन्होंने अपने लेख में एक बारीक पॉइंट उठाया। वो लिखते हैं कि ईरान इस वक्त अपने इतिहास के सबसे बड़े आंतरिक बदलाव से गुजर रहा है। आयतुल्लाह अली खामनेई के इंतकाल के बाद ईरान में तीसरा गणराज्य पनप रहा है और ये नया ईरान अमेरिका के साथ युद्ध और शांति की इसी भट्टी में पक रहा है। 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच जेनेवा में जो MOU साइन हुआ था, उसे नए मध्य पूर्व का सपना बताया गया, लेकिन हकीकत यही है कि ये सपना 1 महीने भी नहीं टिक पाता है। राजा मोहन साफ लिखते हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कभी नहीं चाहते थे कि अमेरिका और ईरान में समझौता हो। दूसरी तरफ सऊदी अरब और UAE जैसे खाड़ी देश अब समझ चुके हैं कि मिसाइलों के साए में इकॉनमी नहीं चलती। इस युद्ध ने खाड़ी देशों को बता दिया है कि उनकी बेशुमार दौलत युद्ध के सामने कितनी कमजोर है। UAE तो अब फुजैरा में एक नया डीप वाटर पोर्ट भी बना रहा है ताकि उसे हॉर्मुज से गुजरना ही ना पड़े। ऐसे में भारत के लिए राजा मोहन का संदेश साफ है, पुरानी रिस्क से बचने वाली नीति से अब काम नहीं चलेगा। मध्य पूर्व की राजनीति को स्थिर करने के लिए भारत को अब पार्टनर देशों के साथ मिलकर एक बहुत ही एक्टिव और मुखर रोल निभाना होगा। कैसे स्थिरता है, इस पर विचार करना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नीति नियंता विद्वानों को सुन रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे, फैसलों का इंतजार रहेगा। नरेंद्र मोदी सरकार का क्या रुख होगा इस नए शुरू हुए संकट पर या पुराने संकट के इस नए संस्करण पर, हमारी नज़र इस पर बनी रहेगी।
आप इंडियन एक्सप्रेस हिंदी देख रहे हैं। यदि आपको हमारी पत्रकारिता दुरुस्त लगती है, तथ्य सम्मत, विचार सम्मत लगती है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से भी अवगत कराइए। यदि आपको लगता है कि एक नागरिक के तौर पर इस तरह के न्यूज़ वीडियोज़ आपकी समझ में इजाफा करते हैं, तो इसे अपने ग्रुप्स में शेयर भी ज़रूर करिए। शुक्रिया।